Hello my dear student. So in this particular video we are going to cover the amendment of paper number 6D in economic laws that is going to be held in May 23 examination. तो उसके रिगार्डिंग जो भी अमेंडमेंट है वो अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। कैसे अपन कवर करने वाले हैं आइए देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी आपके पेपर नंबर 4 के लिए भी। कैसे आइए देखते हैं। देखिए May 23 एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। एक कंपटीशन एक्ट की छोटी सी अमेंडमेंट है और वो सेम अमेंडमेंट है जो कि May 23 एग्ज़ाम के अंदर भी आई थी। ठीक है, इससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ 2 to 4 मार्क्स का हो सकता है कोई MCQ का क्वेश्चन आ जाए। PMLE के अंदर जो अमेंडमेंट है वो इतनी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है। IBC की अमेंडमेंट छोटी मोटी अमेंडमेंट्स है उसके अंदर जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि या तो 2 मार्क्स का MCQ या फिर माइट भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर। जहाँ तक है उसके अंदर MCQ ही आ सकता है। और उसके बाद में अपनी बात होती है फेमा के अमेंडमेंट की। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एंड सबसे बड़ा अमेंडमेंट है ये, और यही सेम अमेंडमेंट आया है आपके पेपर नंबर 4 लॉ के अंदर भी। ओके, और इससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 5 to 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस फेमा पार्ट। ओके, सो अगर फेमा को लेके दिल में जो धक धक होती है, दिक्कत होती है फेमा को करने में, तो वो आपका आज कवर अप हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इससे अच्छे तरीके से आपको फेमा कभी समझ में नहीं आया होगा जैसा आपको आज इस वीडियो के अंदर समझ में आने वाला है। ओके, सो आपको पेपर नंबर 4 के लिए भी कोई दूसरा अमेंडमेंट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अपन फेमा का जो ODI पार्ट में रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है वो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, सो फेमा का 5 to 10 मार्क्स का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। इसके लिए एक अलग अमेंडमेंट वीडियो मैं लेकर आऊँगी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। ओके, एंड इसका एक वीडियो बनेगा, इसका दूसरा वीडियो बनेगा। ये वाला जो वीडियो है इसका है, इसके सारे नोट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप लॉजिक्स के ऊपर मिल जाएंगे एंड उसका जो मैं लिंक है ना वो भी नीचे दे दूँगी। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और ये वीडियो ही सेम अपलोड होगा हमारे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी। सो अभी हम ODI पार्ट करेंगे एंड अमेंडमेंट्स आपको एक बार चैप्टर्स के साथ तो कवर अप कराए ही हैं, एक अलग से वीडियो भी बनेगी जो कि खाली अमेंडमेंट पार्ट को कवर करेगी, और वो वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड होगी। सो वी विल हैव 2 अमेंडमेंट वीडियो। वन इज़ दिस दैट इज़ कवरिंग होल फेमा अमेंडमेंट एंड सेकेंड वन इज़ दैट जो कि होगी अपनी ये वाली सारी अमेंडमेंट्स प्लस फेमा की कुछ और थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स भी हैं, उसको भी अपन इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। आपको वैसे चैप्टर्स के साथ साथ कवर अप करा ही दिया है। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं अब अपने फेमा के अंदर अमेंडमेंट्स की। और अमेंडमेंट क्या आया है कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है ना वो जो भी था पहले उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया है और नया ODI का पार्ट आया है। ओके, सो अगर आपने फेमा पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को कवर अप करने के बाद में आपको पूरी क्लैरिटी होगी एटलीस्ट इस टॉपिक के ऊपर। ओके, और जिन्होंने पढ़ा था फेमा तो अपन ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। अपन ने पढ़ा था एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्या होता है, जब कोई इंडियन एंटिटी या PRI क्या लेता है, बोरोइंग्स लेता है। क्या लेता है वो, बोरोइंग्स लेता है। कहाँ से लेता है, एक्सटर्नली लेता है। ओके, तो बाहर से अगर कोई इंडियन एंटिटी बोरोइंग्स ले रहा है, पैसे ले रहा है, चाहे डॉलर में हो चाहे इंडियन रुपीस के अंदर हो, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, और इसी का उल्टा है क्या, ODI दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी इंडियन इस समय क्या था, पहले क्या था, इंडियन एंटिटी के पास में पैसे नहीं थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, इंडियन एंटिटी के पास में बहुत सारे पैसे हैं, तो वो क्या कर रहा है, फॉरेन एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, फॉरेन एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक PRI इन्वेस्टमेंट करता है फॉरेन एंटिटी के अंदर,
ठीक है। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि इसका पूरा जो रेगुलेशन है ना, वो मैंने चार्ट वाइज कवर करा है। ठीक है, पूरा रेगुलेशन अपन ने चार्ट वाइज कवर करा है। ये चार्ट आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओके, ठीक है। सो बेसिक पता चल गया। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंडियन एंटिटी के पास में खूब सारे पैसे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसके ऊपर? अपने फॉरेन एंटिटी के ऊपर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल 2002। तो इसके अंदर रूल्स हैं और फिर कुछ रेगुलेशन है। अपन पहले रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? रेगुलेशंस पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या बोल रहा है? फॉरेन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, हर तरीके का इन्वेस्टमेंट आएगा। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा और बाकी चीज़ें भी आएगी। अभी 5-10 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम माइंड में। ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब ओवरसीज के अंदर अपन इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपन फॉरेन एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? तो अपन फॉरेन एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाय वे ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और बाय वे ऑफ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर आती हैं ओडीआई। ओडीआई को आप बेसिकली मान लीजिए इक्विटी पार्ट। ओके, ओडीआई का मतलब होता है इक्विटी पार्ट। अब अपन ओडीआई को अच्छे से देखते हैं। ओडीआई मतलब इक्विटी। अपन क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब अपन पैसे देंगे और लेंगे क्या? अपन लेंगे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर हम लोग अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं फॉरेन एंटिटी से, तो उसको क्या बोला जाएगा? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर वो अनलिस्टेड नहीं, लिस्टेड हैं, तो क्या होगा? अगर वो लिस्टेड हैं तो 10% से ज़्यादा अगर हैं इक्विटी शेयर्स लिस्टेड, तो उसको बोला जाएगा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर 10% से कम है तो, अगर 10% से कम है तो उसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर 10% के अंदर क्या आ गया? कंट्रोल आ गया साथ में। क्या आ गया? कंट्रोल आ गया साथ में। अभी समझा नहीं होगा, आराम से। ठीक है, कंट्रोल आ गया साथ में तो उसको ओडीआई बोल दिया जाएगा। देखिए दोबारा से मैं बताती हूँ। अपन क्या कर रहे हैं? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अपन कैसे कर सकते हैं? वी कैन डू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स का एक कंपोनेंट क्या है? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं? कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओके, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। कौन कौन सी? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अपन कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर सकते हैं। अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एक्वायर करना है तो, अगर देखो 10% से ज़्यादा है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स 10% से ज़्यादा हैं, तो उसको ओडीआई बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर 10% से कम है तो, अगर 10% से कम है तो, अगर कंट्रोल आ रहा है, और अगर कंट्रोल आ रहा है, कंट्रोल नहीं आ रहा, कंट्रोल अगर आ रहा है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? ओडीआई ही बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं आ रहा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अब हम लोग बोलेंगे ओपीआई, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला माइंड के अंदर कि ओडीआईस क्या होते हैं। बेसिकली इसको डेफिनेशन के हिसाब से मानिए। ओडीआई का डेफिनेशन क्या होता है? ओडीआई विल कवर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटी if we are going to acquire 10% or more listed equity shares, even if we are acquiring 10% or less equity shares but obtaining control, then it is also known as ODI. But if we are not obtaining controls and the amount is less than 10%, then it will called OPIs, overseas portfolio investment. ठीक है, अब सपोज करो दैट अपन हमने क्या किया था? हमने 10% लिया था इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 7% हो गया। ठीक है, हमने उसको सेल आउट कर दिया।
सेल आउट कर दिया एंड अब हमारे पास में 7% है। तो क्या अब वो OCI नहीं रहेगा? नहीं, वो तभी भी OCI रहेगा। एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग अपन 10% का लिमिट चेक करते हैं। सेम इन द केस ऑफ, अगर एक्वायर के टाइम पे कंट्रोल था तो वो एक बार OCI में क्लासीफाई हो जाएगा, उसके बाद में उसको ODI में क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है, ODI में क्लासीफाई हो जाएगा। बाद में अगर उनके पास में कंट्रोल नहीं भी रहता है तो भी वो ODI ही कहलाएंगे। ओके, एक बार अपन देख लेते हैं अच्छे से। व्हाट वी आर डूइंग, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अंदर अपन क्या हम लोग क्या दे रहे हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट है ODI का। ODI मतलब इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। इफ वी आर एक्वायरिंग व्हाट इट विल कॉल्ड, इट विल कॉल्ड ODIs। 10% और मोर ODIs, less than 10% but acquiring control ODIs, not getting control overseas portfolio investment। ठीक है, ओके। नाउ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर दूसरी चीज क्या आती है, डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग इंडियन एंटिटी PRI किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इक्विटी शेयर एक्वायर कर सकता है या फिर उसे लोन भी तो दे सकता है ना, डेट भी दे सकता है, राइट। सो अपन डेट भी, उसको डेट से पैसे देख सकते हैं और अपने को क्या मिलेगा फिर, रिटर्न्स मिलेंगे परसेंटेज के बेसिस के ऊपर, इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। या फिर अपन नॉन फंड बेस्ड एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, नॉन फंड बेस्ड एग्रीमेंट्स। अब नॉन फंड बेस्ड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर पैसे नहीं जाते हैं, ओके, मतलब गारंटीज दी है हमने, फॉरेन एंटिटीज को गारंटीज दी है, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या नहीं गए, पैसे नहीं गए, तो इसको क्या बोलता है, नॉन फंड बेस्ड एग्रीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी फॉरेन एंटिटीज। सो फाइनेंशियल कमिटमेंट समझा। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन फंड बेस्ड अग्रीमेंट्स। ओके, नाउ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो कुछ भी इसके अंदर आया, क्या क्या आया, इक्विटी शेयर्स आया, राइट, डेट्स आया, नॉन फंड बेस्ड एग्रीमेंट्स आया। अब वो जो 10% से कम वाला था जिसके अंदर कंट्रोल नहीं आ रहा, वो किसको थ्रू आउट कहाँ पे हो जाएगा, OPIs के अंदर। सो जो कुछ भी यहाँ पर नहीं आया, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर नहीं आया, उसको कहाँ पे डाल दिया जाएगा, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। सो अदर देन ODIs सारी चीज़ें कहाँ पे चली जाएंगी, OPIs के अंदर चली जाएंगी, बट इट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आता है, अनलिस्टेड डेट इक्विटी शेयर्स। अगर कोई अनलिस्टेड डेट इक्विटी शेयर्स है तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे, ना कि यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इशूड बाय PRI अदर देन IFSC। लेट मी टेल यू दैट OPI के अंदर क्या नहीं आएगा, OPI के अंदर नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इशूड बाय PRI। तो देखो, अगर किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सपोज रिलायंस ने बाहर क्या किया था, फॉरेन कंट्री के अंदर अपने GDRs, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को मतलब वहाँ पर उन्होंने इशू कराया था, ठीक है। अब किसी PRI ने क्या किया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आप बाहर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जब आप ये चीज़ यहाँ पे ही ले सकते हो, तो राइट, आप बाहर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगर आप उसी के शेयर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हो, तो फिर इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इशूड बाय PRI। अगर PRI ने बाहर जाकर कोई सिक्योरिटी को इशू करा है तो उसको आप उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों ट्रीट करना चाह रहे हो, ठीक है। वो चीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो चीज़ OPI के अंदर नहीं आएगा अदर देन IFSC। अब IFSC के अंदर मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी IFSC ने बाहर कुछ सिक्योरिटीज इशू करा और उसको PRI लेना चाह रहा है, तब फिर वो OPI के अंदर आ जाएगा, ये चीज़ OPI के अंदर नहीं आएगी। अब फॉरेन ये क्या होता है IFSC, ये बताती हूँ मैं IFSC क्या होता है।
IFSC बेसिकली जैसे कि अपना सेल्स होता है ना, सेल्स होता तो इंडिया के अंदर ही है, लेकिन उसको कंसिडर क्या किया जाता है कि बाहर है, आउटसाइड इंडिया है। इसी तरीके से IFSC होगा इंडिया के अंदर ही, लेकिन उसको क्या मान लिया जाएगा, फॉर द पर्पज ऑफ ऑल द एक्ट्स उसको मान लिया जाएगा कि ये आउटसाइड इंडिया है। ठीक है। खाली एक IFSC हुआ ही है जो कि है गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है ये, जहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक एंड ट्रेडिंग कहलाता है। और इसको खूब सारी एग्जाम्पशंस दी गई हैं जैसे कि सेल्स को दी गई हैं, तो इसको आप सेल्स से कंपेयर कर सकते हो। बस सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स के अंदर अपन बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट, और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर टैक्सेस ना लगे, इसलिए उसको आउटसाइड इंडिया कंसिडर किया जाता है। सेम IFSC के अंदर ऐसे फाइनेंशियल चीज़ें होंगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह की सर्विसेज होंगी, और इसको क्या कंसिडर करा जाएगा, आउटसाइड इंडिया कंसिडर करा जाएगा। सो बेसिकली अगर कोई PRI इसके द्वारा इशू करी गई सिक्योरिटीज़ के अंदर इशू इन्वेस्ट करता है तो उसको OPI कहला दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडियन कंपनी बाहर अपने ADRs, GDRs इशू करती है और इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है तो उसको OPI कंसिडर नहीं करा जाएगा। ओके, आई होप कि क्लैरिटी मिल रही है, राइट। मैं इसको थोड़ा डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ उसको डिटेल में ताकि आपका जो पेपर 4 का जो बर्डन है वो भी क्लियर यहीं पे हो जाए, अच्छे से समझ में आए। ठीक है। सो ओवरसीज डायरेक्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, अगर किसी इंडियन एंटिटी को बाहर इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेन कंपनी के अंदर तो वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकता है, 2 तरीके से कर सकता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एंड ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा, ODIs, इक्विटी, डेट, नॉन फंड बेस्ड अरेंजमेंट्स, राइट, एंड देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि अदर देन ODIs होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि वो तो वहाँ पे जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और अगर कोई इंडियन एंटिटी ने इशू करा है तो उसको भी OPI नहीं मान लिया जाएगा अदर देन IFSC, मतलब IFSC वालों को OPI माना जाएगा। ओके, वही है कि इंडियन एंटिटी ने आउटसाइड इंडिया लिस्टेड इन NY, मतलब कि अगर रिलायंस कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो गई और वहाँ पर वो शेयर्स निकाल रही है और एक PRI वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या इसको OPI बोला जाएगा, तो इसको OPI नहीं बोला जाएगा, नो। ओके, सो थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ होगा कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। अभी अपन थोड़ा ये देखिए, यहाँ पे मैंने वही बोला है कि अगर कोई इंडियन एंटिटी बाहर फॉरेन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो उसको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। अगर कोई इंडियन एंटिटी यहाँ फॉरेन IFSC के अंदर करना चाह रही है वो लोग इन्वेस्टमेंट, तो उसको ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि आउटसाइड इंडिया कंसिडर करा जाता है। लेकिन अगर कोई IFSC की यूनिट बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉरेन कंट्री के अंदर, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इशू नहीं कर रही है। पहले मैंने आपको क्या बोला था कि फॉरेन जो अपनी IFSC है वो बाहर अपना शेयर्स इशू कर रही है, राइट। यहाँ पे शेयर्स इशू करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि एक IFSC एक आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी आउटसाइड इंडिया ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसको इंडिया में OPI ODI कुछ कहा जाएगा क्या, नहीं कहा जाएगा, राइट। वो चीज़ एप्लीकेबिलिटी ही नहीं होगी। और अपन अभी नॉन एप्लीकेबिलिटी ही पढ़ेंगे। ओके, अभी अपन क्या पढ़ेंगे, नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे। इसको कंफ्यूज मत करना। देखो, रिलायंस ने क्या किया था, रिलायंस ने न्यूयॉर्क के अंदर रिलायंस के ही शेयर लिस्ट कराए थे, राइट। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, और IFSC के अंदर मैंने क्या बोला था, IFSC के अंदर मैंने क्या बोला था कि IFSC अगर इशू कर रहा है अपने खुद के शेयर्स तो उसको इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर इन दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है अपना PRI, इसके अंदर OPI नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो इंडिया के अंदर भी कर सकता है, इसके अंदर OPI कहलाएगा। ओके, अब क्या बात हो रही है
कि IFSC बाहर की किसी कंपनी के अंदर, सपोज करो अमेज़ॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या इसको कवरेज, ये चीज़ जो है, ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है आउटसाइड इंडिया वाली एंटिटी को, क्या इसको अपने फॉरेन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन जो है उसको कवर करा जाएगा क्या, उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आएगी क्या? तो यहाँ पे बोल रहे हैं इसके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया है और ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है? आउटसाइड इंडिया कर रहा है। एप्लीकेबिलिटी कब आती है? जब इंडिया वाला इंसान, मतलब PRI क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, PRI इन्वेस्टमेंट कर रहा है आउटसाइड इंडिया को, फॉरेन कंट्री को, ठीक है, फॉरेन कंट्री के अंदर। जबकि IFSC तो खुद ही आउटसाइड इंडिया है और वो फॉरेन कंट्री को करता भी है, तो उसके अंदर एप्लीकेबिलिटी ही नहीं आती है अपने इस रूल्स एंड रेगुलेशंस की। ओके, अब बात करते हैं अपन नॉन एप्लीकेबिलिटी। वही चीज़ जो मैंने आपको थोड़ी अभी डिटेल में पढ़ाई, वही यहाँ पे आ रहा है कि एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय आउटसाइड इंडिया बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन IFSC। सो अगर IFSC बाहर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा यहाँ पर। फिर एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट मेड अंडर RFC अकाउंट। RFC अकाउंट क्या होता है? देखो, अभी एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, PRI है, इसका कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है, ठीक है, तो इसने कुछ गुड्स बेचे बाहर, ओके, उसने सेल करे और वहाँ से उसको क्या मिले? कुछ डॉलर्स मिले, ओके, बाहर से उसको कुछ डॉलर्स मिले और यहाँ पर उसने अपना एक RFC अकाउंट बना रखा है, दैट इज़ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो यहाँ पे मतलब वो फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर सकता है, तो उसने इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रखा है अपने फॉरेन करेंसी के अंदर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट, और अब इस फॉरेन करेंसी से वो बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। तो बेसिकली कुछ लेन देन नहीं हुआ इंडियन करेंसी से, राइट, कुछ लेन देन नहीं हुआ इंडियन करेंसी से, तो इस जो बाहर से पैसा आया और वो बाहर की बाहर ही चला गया, कुछ कन्वर्जन ही नहीं हुआ, तो इसको नॉन एप्लीकेबिलिटी माना गया है। इसके ऊपर अपना रूल नहीं लगेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर नहीं लगेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। सो अगर कुछ किसी पर्सन ने अपने RFC अकाउंट के अंदर कुछ डॉलर्स हेल्ड कर रखे हैं और वो उस डॉलर्स से कुछ इन्वेस्टमेंट करता है आउटसाइड इंडिया ही, तो उसके ऊपर ये रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिट्स रेगुलेशंस वगैरह दे रखे हैं कि कैसे आप एक्वायर कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल ही नहीं हो जाती हैं अगर आपके पास में ऑलरेडी डॉलर्स पड़े हुए हैं, राइट। लिमिट्स की बात कब आती है? जब आप इंडियन रुपीज़ से कन्वर्जन कर रहे हो और फिर उसके बाद में RBI को तभी तो प्रॉब्लम होगी ना कि यहाँ से पैसे जा रहे हैं बाहर, ऐसा ना हो, राइट। अब अगर कोई फॉरेन पर्सन है, मतलब अगर कोई बाहर का ही जॉन है और वो यहाँ इंडिया के अंदर आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, अब इसके पास तो ऑलरेडी डॉलर्स होंगे और इसने तो ऑलरेडी ही कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा हो सकता है, बाहर की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा हो सकता है, तो अब ये इंडिया के अंदर आके PRI बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? PRI बन जाएगा, राइट। जॉन क्या बन जाएगा? अपना PRI बन जाएगा। तो अब क्या इसके पास में ये इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए क्या ये चीज़ अपने रूल्स के एंड रेगुलेशंस के अंदर आ जाएगी। तो इसने बोला कि अगर जॉन के पास में फिक्स्ड है कि वो 8 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 10 सालों के लिए इंडिया आया है फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर उसका पीरियड फिक्स्ड है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, राइट। अगर पीरियड फिक्स्ड है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पीरियड फिक्स नहीं है, कि जॉन को नहीं पता कि कितने साल वो रहने वाला है, लेकिन उसको इतना ज़रूर पता है कि वो 3 साल से कम ही रहेगा, 3 साल से कम ही रहेगा इंडिया के अंदर, तो ऐसे चीज़ के अंदर क्या हो जाएगा? ऐसे के अंदर उसको, उसकी जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट है उसको इस रेगुलेशन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी आती है? कहाँ कहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी आती है? अगर कोई IFSC बाहर इन्वेस्टमेंट करता है तो एप्लीकेबल नहीं होगा अपना ये लॉ। RFC अकाउंट से अगर आप PRI इन्वेस्टमेंट करता है, अपना लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई फॉरेन का पर्सन एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंडिया के अंदर आया, अब वो बन गया PRI, अब वो PRI बनकर उसके पास में जो इन्वेस्टमेंट है उसको
इस रेगुलेशन के अंदर कवर नहीं करा जाएगा। अगर उसको पता है कि वो कितने सालों के लिए यहाँ पे आया है, अगर उसको पता भी नहीं है कि वो कितने सालों के लिए आया है, तो भी मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए आया है, ठीक है। और इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ हेल्ड, ठीक है, व्हेन ही इज़ PROI, जब वो PROI था, वो आउटसाइड इंडिया था, तब उसके पास में जो इन्वेस्टमेंट थे उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि तब तो वो आउटसाइड इंडिया ही था ना, तब तो वो आउटसाइड इंडिया ही था, और वो जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस समय, जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट उसको हेल्ड थे, उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा OI के अंदर, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन के अंदर। तो अब थोड़ा समझ में आया होगा कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। पहले अपन ने पढ़ा ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का अच्छा सा क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा। उस क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद में हमने एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ा कि ये जो रेगुलेशंस हैं कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब अपन ODI का मतलब कि अपने इक्विटी वाले चीज़ का जनरल प्रोविज़न पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन स्पेसिफिक प्रोविजंस पढ़ेंगे। ओके, अपन अब जनरल प्रोविजंस पढ़ेंगे। मैं बता देती हूँ कितना बचा हुआ है। जनरल प्रोविजंस बचेंगे, उसके बाद में अपन कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसके बाद में 1-2 स्पेशल पॉइंट्स है रिलेटेड टू प्राइसिंग एक्सेट्रा। उसके बाद में अपना रूल्स ख़त्म हो जाएगा, OI रूल्स जो है अपने वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में OI रेगुलेशंस अपन पढ़ेंगे, थोड़े बहुत हैं OI रेगुलेशंस, एंड योर अमेंडमेंट इज़ डन। आई थिंक अब थोड़ा बहुत माइंड के अंदर ना माइंड मैप बन रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, और मैं बार बार आपको रिविजन्स भी करा रही हूँ, राइट। अपन ने पढ़ा, हमने पढ़ा ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के टाइप क्या होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल्स। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ODI के जनरल प्रोविजंस। जैसे कि मतलब अगर आपको ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए पहले ये जनरल प्रोविजंस देखिए। अगर आप जनरल प्रोविजंस को क्लियर करते हैं तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजंस को कंप्लीट करिए, उसको कंप्लाई करिए, और उसके बाद में फिर दूसरे प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर हमको क्या करना है, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करना है। अगर समझ में आ रहा हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा, और यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं, हमारे कोर्स के अंदर देख रहे हैं, तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ओके, पता चलता है कि समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइव वाले बैच के अंदर तो पूछ लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है दैट स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन रिकॉर्डिंग वाले बैच के अंदर ये प्रॉब्लम होती है ना कि खुद से बात करनी पड़ती है, खुद ही को समझाना पड़ता है, खुद को तो आता ही है अच्छे से। तो समझ में कैसे आएगा मुझे कि पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? व्हेन यू विल कमेंट, व्हेन यू विल सब्सक्राइब, व्हेन यू लाइक द वीडियो। ओके, now a person resident in India can make investment outside India if entity is engaged in bona fide business activity। जो भी PRI इन्वेस्टमेंट कर रहा है आउटसाइड इंडिया वो उस एंटिटी के अंदर करेगा जो कि किसी बिजनेस एक्टिविटी, बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी के अंदर एंगेज हो, ठीक है। अब बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि परमिटेड बाय लॉ हो। ये नहीं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया गोली के अंदर, अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया एटॉमिक एनर्जीज वगैरह के अंदर जो कि परमिटेड ही नहीं है लॉ के अंदर। तो इंडियन एंटिटी बाहर पैसे इन्वेस्ट कैसे कर सकती है, कहाँ कर सकती है? ऐसी जगह पर कर सकती है, ऐसे बिजनेसेस के अंदर कर सकती है जो कि परमिटेड बाय लॉ हो, राइट, जो कि परमिटेड बाय लॉ हो। प्लस कुछ कंडीशंस भी अपने को फुलफिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपने को जनरल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, और उसके बाद में हमको स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अपनी जनरल प्रोविजन, जनरल कंडीशंस क्या है कि जो भी उसकी सब्सिडरी स्टेप डाउन सब्सिडरी बनने वाली है, मतलब कि जो अपन कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे अपन इक्विटी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, सब्सिडरी बन जाती है, राइट। वो अपनी क्या बन जाती है, सब्सिडरी बन जाती है। तो सब्सिडरी ने कंप्लाई करा हो सारी लॉज एंड रिक्वायरमेंट्स का, सारे लोकल लॉज का, एज वेल एज फॉरेन, मतलब फॉरेन एंटिटी जहाँ पर भी है
सिंगापुर के अंदर है, दुबई के अंदर है, पेरिस के अंदर है, कहीं पर भी है, तो वो वहाँ के लॉज को पूरा कर रही हो, राइट। वो वहाँ के लॉज को कंप्लाई कर रही हो, अपनी जो सब्सिडरी बनने वाली है, राइट। अपन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पर वो एंटिटी कंप्लाई कर रही हो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का। नाउ अगर हमको इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है पाकिस्तान के अंदर, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? पीरियड अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी से, राइट। अगर किसी पीआरआई पर्सन रेजिडेंट इंडिया को इन्वेस्टमेंट करना है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको पीरियड अप्रूवल ऑफ सीजी लेना पड़ेगा। और अगर ऐसी लिस्ट भी बना सकती है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट कि जहाँ पर बोले कि आप ओडीआई नहीं कर सकते हो। सपोज करो XYZ कंट्री को बोला कि अब आप इस कंट्री के अंदर पीआरआई कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो अभी तक तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन आगे जाके उनके पास में पावर है कि वो ऐसी कोई लिस्ट निकाल सकते हैं, राइट। सो ये कुछ जनरल प्रोविजंस है जो कि आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, राइट। कि आपकी जो फॉरेन एंटिटी बनने वाली है आपकी सब्सिडी, वो कंप्लाई करती हो रूल्स को। अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो आपको पीरियड अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी से। अगर ओडीआई के अंदर अगर आप कुछ ऐसी लिस्ट भी वो लोग निकाल सकते हैं जहाँ पर आप नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को। अब इसके अंदर कुछ लिमिट्स वगैरह दे रखी हैं, और लिमिट्स कहाँ पर दे रखी है? स्पेसिफिक प्रोविजंस के अंदर दे रखी है कि आप इतने ही तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। सो ये जो लिमिट है ना, इसको इंक्रीज कौन कर सकता है? आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है विद आरबीआई अप्रूवल। आरबीआई का अप्रूवल लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को इंक्रीज कर सकता है। लिमिट कहाँ पे दे रखी है? स्पेसिफिक प्रोविजंस के अंदर दे रखी है, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, राइट। अब ये कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रही है, राइट, इंडियन एंटिटी बाहर क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये जो भी इन्वेस्टमेंट वो कर रही है वो एडी बैंक के अंदर करेगी, ठीक है। सो मतलब क्या हुआ कि पीआरआई है, वो बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो रुपीज़ देगा अपने एडी वाले बैंक को, और एडी वाला बैंक क्या करेगा? फिर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द पीआरआई। तो बीच में कौन होना ज़रूरी है? एडी कैटेगरी बैंक होना ज़रूरी है, राइट। आरबीआई लिमिट्स लगा सकता है आगे जाके कि आप कितना फाइनेंशियल कमिटमेंट कर सकते हो, कितना ओडीआई कर सकते हो, और अगर आपको बियॉन्ड लिमिट करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये जो लिमिट है वो आ गई है स्पेसिफिक प्रोविजंस के अंदर, राइट। अब कुछ स्पेसिफिक जनों के लिए बोला कि इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, राइट। अगर ऐसे पीआरआईज को बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो इनको पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, राइट। क्या आप वो पीआरआई हैं? तो ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, राइट। अगर आप पीआरआई हैं जो कि एनपीए हैं बैंक से, मतलब क्या हुआ कि देखो, एक पीआरआई है जिसके ऊपर कुछ लोन्स थे, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ लोन्स थे और वो उस लोन को तो चुका नहीं रहा। मैंने क्या बोला? वो पीआरआई के पास में खूब सारा पैसा होना चाहिए जब जाके वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर ये अपने लोन्स को ही नहीं चुका पा रहा है, यहाँ पर वो एनपीए हो रहा है, और आप बोल रहे हो कि ऐसा पीआरआई बाहर इन्वेस्टमेंट करे, तो ऐसा पीआरआई बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, राइट। सॉरी, ऐसा पीआरआई बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता अगर वो एनपीए हो जाता है बैंक के अंदर, या फिर डिफ़ॉल्ट कर देता है वो बैंक के ऊपर, या फिर उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, राइट। अगर उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही हो, तो पीआरआई जो कि बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकता है लेकिन उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, राइट। अगर आप ऐसे पीआरआई हो जो एनपीए है बैंक का, जिसने डिफ़ॉल्ट करा है बैंक के साथ में, या फिर जिसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अगर आप ऐसे पीआरआई हो और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर, तो आपको अगर आप बैंक को डिफ़ॉल्ट करते हो, एनपीए हो बैंक के, तो आपको अप्रूवल किससे लाना पड़ेगा? बैंक से लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसे एंटिटी हो जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आपको रेगुलेटरी बॉडी या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ के से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर लाना पड़ेगा? 60 डेज़ के अंदर लाना पड़ेगा। अगर 60 डेज़ के अंदर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है, राइट। समझा? देखो, आप हो एक क्या? पीआरआई, और आपके ऊपर क्या चल रहा है? आपने एक बैंक को डिफ़ॉल्ट करा है,
ठीक है, उसके पैसे नहीं लौटाए आपने किसी बैंक का आप एनपीए बन गए हो, या फिर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ऐसे पीआरआईज के पास में जो पैसे हैं वो आप बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर लेके जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जबकि आपको ये पैसे देकर डिफ़ॉल्ट अपना चुकाना चाहिए था, राइट। आप विजय माल्या बन रहे हो, आपको वो पैसे एनपीए के अंदर देना चाहिए, मतलब अपनी नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं बनने चाहिए थे आप। वो पैसा आपके पास कहाँ आया, हो सकता है आपके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। तो इफ़ यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन outside India, then you need to take the no objection certificate from either these banks or these investigation body or investigation authorities. Okay, within 60 days. आई होप दैट समझ में आ रहा हो। अब अपन ने क्या पढ़ लिया, जनरल प्रोविजंस अपने कंप्लीट हो गए हैं। अपने क्या क्या कंप्लीट हो गए हैं, जनरल प्रोविजंस, रिवीजन 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार रिवीजन क्यों करा रही हूँ, इसको ओपन बुक की तरह नहीं पढ़ा रहे, इसको पेपर 4 की तरह पढ़ा रहे हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आपने पढ़ा ओबियसली जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन के अंदर अपन ने पढ़ा कि हम लोग कर सकते हैं खाली बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर ही, जो बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रही हूँ ऐसे के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टेप डाउन सब्सिडरीज अपनी जो लोकल लॉज हैं उसको कंप्लाई कर रही हो। पाकिस्तान के अंदर अगर आपको ओडीआईस करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लिस्ट बना सकती है जहाँ पे आप नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में इंक्रीज़ कर सकती है कुछ लिमिट्स वगैरह। लिमिट्स कहाँ पे स्पेसिफाई होंगी, अपने आगे जो स्पेसिफिक प्रोविजंस आने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक प्रोविजंस के अंदर, स्पेसिफिक केसेस के अंदर। स्पेसिफिक केसेस क्या क्या हैं उसके ऊपर आने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बट कौन लोग हैं ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया? पर्सन रेजिडेंट और इंडिया के अंदर कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल आएगा, कंपनी आएगा, एचयूएफ आएगा, पार्टनरशिप आएगा, कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो ये बोल रहे हैं कि एक इंडियन एंटिटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल, या फिर एक और होगा अदर्स, ठीक है। अब पीआरआई को 3 हिस्सों में बांटा, कौन कौन से? इंडियन एंटिटी, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड अदर्स। इंडियन एंटिटी मतलब क्या? इंडियन एंटिटी के अंदर 4 चीज़ें आई, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। इनको एक अलग हिस्सा बना दिया, ठीक है। इनके लिए एक अलग टाइप का प्रोविजन होगा, तो इसको क्या बोल दिया गया? इंडियन एंटिटीज बोल दिया गया। रेजिडेंट इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, एंड मतलब हम जैसे लोग, ठीक है, नेचुरल पर्सन। और अदर एंटिटी मतलब दूसरी चीज़, जैसे कि अपना क्या नहीं आया इसके अंदर, ट्रस्ट नहीं आया, एचयूएफ नहीं आया, अदर पर्सनस नहीं आए, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी? अदर्स के अंदर आएगी, ठीक है। सो अगर ओडीआई कर रहा है, ओडीआई इक्विटी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाय इंडियन एंटिटी, कौन कौन सी होती है इंडियन एंटिटी? मैंने भी बताया, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। अगर ये कर रही है तो आपके ऊपर क्या लगेगा? शेड्यूल 1, ठीक है। ओडीआई बाय इंडियन एंटिटी, ओपीआई बाय इंडियन एंटिटी, ओपीआई बाय इंडियन एंटिटी, ओआई के अंदर सब कुछ कवर अप हो गया बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्या आया? शेड्यूल 3 आया। ओआई बाय पीआरआई अदर देन इंडियन रेजिडेंट, इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्या आया? शेड्यूल 5 के अंदर आया। एंड ओआई बाय आरएफसी बाय पीआरआई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? आईएफएससी के अंदर हो रहा है, ठीक है। सो पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसके अंदर अपनी सारी चीज़ें आती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है? आउटसाइड इंडिया कर रहा है, लेकिन आउटसाइड इंडिया के अंदर कहाँ कर रहा है? पर्टिकुलरली आईएफएससी के अंदर कर रहा है। ओके, सो एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, अगर आप कर रहे हो ओसीआई बाय इंडियन एंटिटी, शेड्यूल 1, ओपीआई बाय इंडियन एंटिटी, शेड्यूल 2, उसके बाद में अदर ओआई बाय रेजिडेंट, ओआई बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल, शेड्यूल 3, उसके बाद में ओआई बाय अदर पर्सन्स, शेड्यूल 4,
उसके बाद में OI इन IFSC बाय PRI शेड्यूल 4। ये हैं स्पेसिफिक प्रोविजंस कि अगर आप स्पेसिफिकली OCI कर रहे हो, कौन कर रहा है, इंडियन एंटिटी कर रही है, तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अपने शेड्यूल 1 के अंदर दे रखे हैं। OPI के अंदर क्या क्या अगर आप इंडियन एंटिटी OPI कर रहे हैं, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल 2 के अंदर दे रखे हैं, राइट। सो इसी तरीके से अपने चलेंगे। क्या क्या है एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, याद आ जाना चाहिए अब तो। OCI बाय इंडियन एंटिटी शेड्यूल 1, OPI बाय इंडियन एंटिटी शेड्यूल 2, उसके बाद में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल शेड्यूल 3, OI बाय अदर इंडिविजुअल शेड्यूल 4, उसके बाद में OI इन IFSC बाय PRI शेड्यूल 5, राइट। OI बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल, OI बाय, ठीक है, डन। सो अब समझ में आया कि अपने इंडियन एंटिटीज़ कौन होंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होंगे, अदर पर्सन कौन होंगे, और फॉरेन एंटिटी तो जो भी जने हैं रजिस्टर आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग IFSC, ओके, इंक्लूडिंग IFSC, ये भी क्या हो जाएंगे अपने फॉरेन एंटिटी कहलाएंगे। अब अपन एक एक करके शेड्यूल पढ़ते हैं। शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में थोड़े छोटे मोटे प्रोविजंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में अपने रेगुलेशंस हैं एंड देन अपना अमेंडमेंट्स कवर्ड, ठीक है। शेड्यूल 1 के अंदर क्या बोल रहे हैं, ODI मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो इस इक्विटी को आप किस तरीके से एक्वायर करे होंगे, तो इस इक्विटी का एक्विजिशन आपका हो सकता है MOE के अंदर सब्सक्रिप्शन करके आपने हो सकता है कि इक्विटी को पाया हो, बिडिंग और टेंडर करके हो सकता है कि आपने उसको इक्विटी को लिया हो, राइट इशू एंड बोनस इशू करके हो सकता है उस इक्विटी को आपने लिया हो। कौन सी इक्विटी को, फॉरेन एंटिटी की इक्विटी को, राइट। इक्विटी याद है ना, 3 पॉइंट्स ऑफ ODI, राइट। और कैपिटलाइजेशन ऑफ डेट ड्यूज, उसके बाद में मतलब डेट ड्यूज का मतलब क्या हुआ कि आपने एक्चुअली उसको क्या दिया था, डेट दिया था, डेट वो पेमेंट नहीं कर पाया तो उसका कन्वर्जन क्या हो गया, इक्विटी के अंदर हो गया, राइट। सो इक्विटी के अंदर कन्वर्जन हो गया। अब इस इक्विटी को क्या कहा जाएगा, ODI कहा जाएगा। बार बार FR याद आ रही है, OCI, ठीक है। स्वैपिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर आपका पहले इंडियन एंटिटी के थे, अब फॉरेन एंटिटी के स्वैप कर लिया आपने शेयर्स, अदला बदली कर ली शेयर्स की, तो उससे भी हो सकता है कि आपने फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करा हो। मर्जर्स, एमलगमेशन और डीमर्जर के अंदर भी हो सकता है कि आपने एक्वायर करा हो अपने इक्विटी शेयर्स को, राइट। सो ये बस बताया गया है कि आपने किस वे के अंदर हो सकता है उस चीज़ को एक्वायर करा हो, फॉरेन एंटिटी के इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करा हो। अब क्या बात आ रही है, अब इसके अंदर आएगा अपना कुछ स्पेसिफिक अप्रूवल्स या स्पेसिफिक चीज़ें। तो स्पेसिफिक चीज़ें बोल रहे हैं कि अगर इंडिया एक इंडियन बैंक है और वो बाहर के बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो उसके ऊपर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। मतलब एक फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एंटिटी दूसरे कंट्री के फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ODI इन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज़, आप कहाँ पे इक्विटी शेयर्स का कर रहे हैं, बाय ऐसी बैंक, बाहर के बैंक की, फॉरेन कंट्री के बैंक की, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल सर्विस हो सकती है। अब मैं बैंक बोल रही हूँ तो इसको मतलब ये समझ मत लेना कि हमेशा बैंक ही आएगा। इसके अंदर बैंक, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज, कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडिंग वाली कंपनीज आ सकती हैं, ठीक है। सो अगर आप ऐसे कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं जो कि क्या है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, कौन कर रहा है ऐसे के अंदर इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कौन कर रहा है इन्वेस्टमेंट, इंडियन एंटिटी कर रही है। लेकिन कौन सी इंडियन एंटिटी कर रही है, एक ऐसी इंडियन एंटिटी कर रही है क्या जो खुद भी यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, इंडियन बैंक ही बाहर, ओके, इंडियन बैंक, अमेरिकन बैंक, ओके, अमेरिकन बैंक के इक्विटी शेयर्स लिए जा रहे हैं
ठीक है, कौन ले रहा है अमेरिकन बैंक के इक्विटी शेयर्स? इंडियन बैंक। ठीक है, अगर इंडियन बैंक ले रहा है तो क्या क्या चीज़ें उसको कंप्लाई करनी पड़ेगी? उसका नेट प्रॉफिट होना चाहिए प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि इंडियन बैंक खुद ही बैंकरप्ट था और मतलब खुद ही लॉसेस में था और बाहर के इक्विटी शेयर्स और वो ले रहा है। ठीक है, तो पहले खुद के फाइनेंशियल ठीक करो, फिर बाहर इन्वेस्टमेंट करना, राइट। सो अगर इंडियन बैंक के पिछले 3 ईयर्स के अंदर अगर उसने प्रॉफिट्स करे हैं तो इंडियन बैंक अमेरिकन बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ओडीआई कर सकता है। उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करके ही इन्वेस्टमेंट करा हो। ठीक है, उसने अप्रूवल ले लिया हो सारी जगहों का, किसका? इंडिया का अप्रूवल ले लिया हो, इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया हो कि ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। होस्ट कंट्री से उसने अप्रूवल ले लिया हो कि हाँ मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अमेरिका के अंदर। और होस्ट जुडिक्शन का मतलब क्या होता है? देखो ये जो अपना IFSC होता है ना, IFSC, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली बेसिकली स्टेट ही होगी, तो उसको होस्ट जुडिक्शन कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो बाहर की हो गई ना, आउटसाइड इंडिया हो गई, ये हो गई इंडियन एकदम ही बाहर, जो सच में ही इंडिया के बाहर है वो हो गई होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट, और ये हो गई होस्ट जुडिक्शन। ठीक है, सो अगर यहाँ का बैंक इधर के बैंक के अंदर कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट एंड होस्ट जुडिक्शन का लगेगा अप्रूवल। अगर यहाँ का बैंक बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट प्लस होस्ट गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी, राइट। ठीक है, सो क्या बोला मैंने कि एक इंडियन बैंक बाहर के बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको 3 चीज़ों का कंप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना चाहिए, और सब जनों का अप्रूवल ले लो। अब अगर आप एक इंडियन बैंक नहीं हो, आप कौन हो? आप इंडियन किराने वाले हो। ओके, आप इंडियन किराने वाले हो और आपको इन्वेस्टमेंट करना है अमेरिकन बैंक के अंदर। ठीक है, सो अगर आप एक ऐसी इंडियन एंटिटी हो, ओके इंडियन एंटिटी बैंक, हाँ पार्टनरशिप फॉर्म आती है तो अपन इंडियन किराए वाला ले सकते हैं, किराने वाला। ठीक है, इंडियन किराने वाले को बैंक खरीदना है। ठीक है, बैंक के अंदर इक्विटी शेयर्स का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी के अंदर नहीं कर सकता। ओके, किराने वाले को सोचते हैं कि एक्चुअली वो किराने वाला नहीं, पटाखे वाला था। ठीक है, फायर क्रैकर्स। ओके, इंडियन पटाखे वाला क्या वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है ऐसी कंपनीज के अंदर? तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। क्या दूसरी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के अंदर कर सकता है? यस, कर सकता है। ठीक है, और दूसरी मतलब मैंने बताया ना, वो म्यूचुअल फंड्स और जो बहुत सारी अलग अलग फाइनेंशियल प्रोवाइडर सर्विसेज होती है, AMC, AFCs, सो उसके अंदर कर सकता है, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस के अंदर नहीं कर सकता। लेकिन कब कर सकता है इंश्योरेंस के अंदर? इंश्योरेंस वाली कंपनी के अंदर, जो कि बाहर की अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर वो रिलेटेड हो उसके प्राइमरी बिजनेस के थ्रू। मैंने क्यों बोला पटाखा? क्योंकि फायर क्रैकर्स के अंदर कभी भी आग लग सकती है और उनको हो सकता है कि इंश्योरेंस प्राइमरीली हो, उनको ज़रूरी है कि वो इंश्योरेंस कराएं। ठीक है, फायर क्रैकर वाले बिजनेस को ज़रूरी है कि वो इंश्योरेंस कराए, तो उसने सोचा कि यार मैं बार बार इतना इतना महंगा इंश्योरेंस का प्रीमियम लेता हूँ, मैं तो अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी को बाय कर लूँगा, उसके इक्विटी शेयर्स को एक्वायर कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट कर लूँगा बाहर। ठीक है, ये मेरी सब्सिडरी बन जाएगी फिर। तो क्या वो कर सकता है ऐसा? यस, वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ प्राइमरली है उसके बिजनेस से। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू प्राइमरली टू इट्स बिजनेस। लेकिन क्या वो बैंकिंग के अंदर कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या दूसरी कंपनीज के अंदर कर सकता है? यस, कर सकता है। और प्लस उसका प्रॉफिट होना चाहिए 3 past 4 years का। इसके अंदर बोला गया कि कोविड ईयर्स ये वाले एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाले हैं तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे और उसको सारे RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अब ये जो इसके अंदर क्या बोला, देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं शेड्यूल 1 के अंदर इंडियन एंटिटीज़ के बारे में। शेड्यूल 1 के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंडियन एंटिटीज़ ने कैसे ODI करा, तो किस तरीके से करा वो अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े कि क्या क्या अगर वो लोग फाइनेंशियल सर्विस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर बैंक हुआ तो उसको क्या क्या कंप्लाई करना पड़ेगा, नॉन बैंकिंग किराने वाला हुआ या फायर क्रैकर वाला हुआ तो उसको क्या क्या चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद में हमने कुछ लिमिट्स पढ़ेंगे हम कि कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप एक
इंडियन बैंक, आप पटाखे वाले, आप किराना शॉप्स कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाहर। आप ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी रत्ना के ऊपर। रत्ना क्या, ऑन महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये बेसिकली PSU हैं। अगर ये PSUs इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो ये कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, इसके ऊपर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। लिमिट एप्लीकेबल होगी दूसरे जनों के ऊपर। तो कितनी लिमिट के ऊपर आप कर सकते हो ODIs बाहर? 400% टाइम्स ऑफ योर नेटवर्थ। तो अगर आपकी नेटवर्थ है 100 करोड़, तो आप उसका 400%, 100 करोड़ का 400%, दैट इज़ 400 करोड़ रुपीज़ का बाहर ODIs का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, अब ये जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, ओके, यहाँ पे कमिटमेंट्स मट गया, कमिटमेंट्स, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व के अंदर। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि पहले अपने कुछ फ्री रिजर्व थे, उससे बोनस इशू कर दिए, तो इस बोनस इशू को इंक्लूड क्या कर दिया जाएगा उसके उस ODI के अंदर, तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा अपने ODI के अंदर, क्योंकि उसका कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व हुआ है, राइट। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व को इंक्लूड नहीं करा जाएगा इसके अंदर, इस लिमिट को चेक करने के लिए। देखो अच्छे से बताती हूँ। आपका नेटवर्थ था 100 करोड़, राइट, आपकी लिमिट थी 400 करोड़, आपने इन्वेस्टमेंट करा बाहर 300 करोड़ का, विद इन लिमिट है, ओके। बाद में क्या हुआ, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व हो गया और आपको एडिशनल इक्विटी शेयर्स मिल गए 150 करोड़ के। अब आपके पास में टोटल बाहर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 450 करोड़ का। लेकिन क्या ये आपसे आपकी लिमिट से एक्सीड करा है? यस। लेकिन क्या इसको इंक्लूड करा जाएगा? नो, इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, राइट। आई होप दैट इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझा हो। समझा? कमेंट करो, तभी पता चलेगा कि समझा कि नहीं समझा। या राइट, शैल इंक्लूड मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी, क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कैपिटलाइजेशन इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्या इंक्लूड किया जाएगा, अगर आपने ADR GDR या स्टॉक्स परचेज करे हैं तो उसको इंक्लूड करेंगे, अगर आपने ECB का यूटिलाइजेशन करा है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा, राइट। यहाँ पे अपना ख़त्म होता है सबसे बड़ा वाला पार्ट, ओके। अपन ने पूरा जनरल प्रोविजंस पढ़ लिए। स्पेसिफिक प्रोविजन के अंदर फर्स्ट प्रोविजन सबसे बड़ा था, अब सारे छोटे छोटे प्रोविजंस हैं। हमने पढ़ा OCI बाय इंडियन एंटिटी, अब पढ़ेंगे OPI बाय इंडियन एंटिटी शेड्यूल 2, राइट। लिमिट क्या है, 50% ऑफ नेटवर्थ है। पहले क्या लिमिट थी, 400%। किसकी थी वो लिमिट, OCI बाय इंडियन एंटिटी। अब क्या पढ़ रहे हैं, OPI बाय इंडियन एंटिटी, लिमिट क्या है, 50%। OPI इंक्लूड री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि देखो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके अलावा जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। सो हम इन्वेस्टमेंट करे थे 500 CR का, इसके थ्रू अपने को 100 CR का इंटरेस्ट मिला एंड उस इंटरेस्ट को हमने फिर से इन्वेस्ट कर लिया। तो अब क्या ये लिमिट के अंदर काउंट होगा, सॉरी, वो लिमिट के अंदर काउंट होगा, राइट। अब OPI को आप किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, अपन ने पहले पढ़ा था कि अपन ने ODI को किस तरीके से एक्वायर किया, राइट शेयर किया, अपन ने मेमोरेंडम के अंदर देखा था, अपन ने और भी तरीके से स्वैप करा था, मर्जर्स एक्विजिशन के अंदर लिया था। तो वैसे ही अपन OPI को कैसे ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, राइट शेयर, बोनस शेयर, कैपिटलाइजेशन टुवर्ड्स इंडियन एंटिटी, स्वैप, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन। तो ये तरीके हैं अपने क्या लेने के, OPIs लेने के। सिंपल सा था, OPI कंप्लीट हो गया। OPI 50% है, इंक्लूड्स करेंगे री इन्वेस्टमेंट्स को, कैसे अपन मैनर ऑफ टेकिंग, मैनर ऑफ एक्विजिशन, राइट। अब अपन क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, दैट इज OI मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब आपके जैसे और मेरे जैसे लोग। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, इंडियन एंटिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इंडियन एंटिटी, कंपनी, फर्म, LLP है ना, वो सारे जने आ रहे थे। अब अपन हमारे जैसे, अब मेरे जैसे इंडिविजुअल, आपके जैसे इंसान लोगों की बात कर रहे हैं, राइट। कि आपके मम्मी पापा, आप अगर बाहर की कंपनी के अंदर
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट, आप अमेजोन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से अमेजोन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फेसबुक, गूगल, इसके अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाहर की कंट्री की जो अपनी बाहर की कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं उसके अंदर आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी लिमिट आप $250,000 का जो LRS के अंदर, लिबराइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर मेंशन है, इतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास में $2.5 लाख हैं तो आप बाहर की कंपनीज़ के अंदर $2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट, विदाउट मतलब विदाउट एनी परमिशन। आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बैंक से पैसे निकालिए, AD कैटेगरी बैंक के पास में जाइए और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, राइट। मैनर टू एक्वायर, आप किसके अंदर कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, आप वापस से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर वाले के अंदर नहीं कर सकते हो, ठीक है, नॉट अदर देन बैंक, कोई भी के अंदर नहीं कर सकते हो, ना आप बैंक के अंदर कर सकते हो, ना ही आप इंश्योरेंस के अंदर कर सकते हो, ना ही आप किसी और तीसरी तरीके की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो बीइंग अ इंडिविजुअल। बट आप किस तरीके से एक्वायर कर सकते हो, मतलब कि आप किस तरीके से बैंक के शेयर्स भी एक्वायर कर सकते हो, तो आप एक्वायर कर सकते हो इनहेरिटेंस के थ्रू। अगर आपको किसी आपके पूर्वज बोल रही हूँ, एंसेस्टर्स ने करा है इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आपको मिले हैं किसी बैंक के, बैंक ऑफ अमेरिका के, अगर बैंक मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब कि बीइंग अ इंडिविजुअल, अगर आप किसी कंपनी के MD हैं, बैंक ऑफ अमेरिका के MD हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप बैंक ऑफ अमेरिका के सम परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड करते हो। अब आप बीइंग एन इंडिविजुअल बैंक के शेयर्स हेल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है आपके पोजीशन को हेल्ड करने के लिए, तो ऐसे इक्विटी शेयर्स आप हेल्ड कर सकते हो। आई होप दैट समझ में आया हो कि आप MD हैं, आपको एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होंगे, तो आप वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स, चाहे वो बैंक के हों चाहे किसी के भी हों, आप रिक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है खुद लॉ की, राइट। और अगर आपको ESOP के थ्रू मिले हैं तो भी आप एक्वायर कर सकते हो बैंक के शेयर्स, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के शेयर्स। अब इसको OPI करा जाएगा कंसिडर, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, इवन इफ इट इज़ लेस देन 10%, ओके। अगर ये लेस देन 10% है तो इसको OPI कंसिडर करा जाएगा। अपन अभी क्या बढ़ रहे थे, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, सो अगर हम किसी बैंक वगैरह के शेयर्स को हेल्ड कर रहे हैं और वो 10% से लेस देन है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, OPI कंसिडर किया जा सकता है, MCQ बन सकता है, ठीक है। सो हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 2.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन कब कब कर सकता है वो अपन ने पढ़ लिया है, हमने वो पढ़ लिया कि कौन कौन से केसेस के अंदर वो कर सकता है, इनहेरिटेंस के अंदर, ESOP के अंदर, स्वेट इक्विटी शेयर्स के अंदर, एंड रिक्वायरमेंट बाय लॉ, मिनिमम रिक्वायरमेंट बाय लॉ के अंदर, री इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकता है, कैपिटलाइजेशन, स्वैप, बोनस शेयर्स, गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस, स्वेट इक्विटी शेयर्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट होल्डिंग, सेम अपन ने पढ़ लिया। इस तरीके से वो एक्वायर कर सकता है शेयर्स को, ठीक है। अब गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस, विदाउट एनी लिमिट वो इनहेरिटेंस कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, या आपके मदर आपको इनहेरिटेंस कर रहे हो उनसे आप बाहर के शेयर्स, तो आप विदाउट एनी लिमिट इनहेरिटेंस कर सकते हो। आप एक PRI हो तो अपने रिलेटिव से विदाउट एनी लिमिट गिफ्ट ले सकते हो, PROI हो तो FCRA के अंदर जो रेगुलेशन मेंशन है उसके हिसाब से आप गिफ्ट्स ले सकते हो, राइट। सो आप गिफ्ट्स एंड इनहेरिटेंस के थ्रू भी बीइंग एन इंडिविजुअल आप किस तरीके से बाहर के शेयर्स, बाहर से इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर सकते हो, सो गिफ्ट के थ्रू कर सकते हो और इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हो, राइट। और खुद कैसे एक्वायर कर सकते हो, री इन्वेस्टमेंट, कैपिटलाइजेशन, ESOP, बोनस शेयर्स, गिफ्ट शेयर्स, मैनेजमेंट होल्डिंग के अंदर, और 2.5 लाख तक तो विदाउट एनी परमिशन कर सकते हैं। ESOP विदाउट लिमिट इफ़ इट इज़ यूनिफॉर्म टू ऑल, ऐसा नहीं होना चाहिए ना
कि आप एक एम्प्लॉय हो और आपको तो ईसॉप मिल रहा है, आपको ईसॉप मिल रहा है, बार बार आप ही को ईसॉप दे रहे हैं, किसी और बाकी भी तो एम्प्लॉय हैं उनको तो ईसॉप नहीं मिल रहा, तो क्या ऐसे आप ईसॉप एक्वायर कर करके बाहर की कंपनी के मालिक बन सकते हो? तो उन्होंने बोला नहीं, ईसॉप के थ्रू आप तभी कर सकते हो जब वो यूनिफॉर्म टू ऑल हो, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको ईसॉप मिल रहा हो और आपको भी मिल रहा हो, तो आप इस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं अगर वो यूनिफॉर्म टू ऑल है ग्लोबली, राइट। सो इसी से साथ साथ अपन ने शेड्यूल 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आ गए हैं शेड्यूल 3 के अंदर, अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल, मतलब कि अदर पर्सन्स किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओआई कर सकते हैं, ठीक है, अदर पर्सन्स। सो अदर पर्सन्स के अंदर कौन कौन आएगा? ट्रस्ट आएगा, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड और एआईएफ फंड्स आएंगे और डोमेस्टिक डिपॉजिटरीज आएंगी, राइट। इन तीनों के ऊपर अपन पढ़ते हैं एंड अपना शेड्यूल 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर शेड्यूल 5 छोटा सा है अपना आईएफएससी से रिलेटेड, उसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एंड उसके बाद में रेगुलेशन खत्म, राइट। ट्रस्ट, अब अगर आप एक ट्रस्ट हैं और आप बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको पीरियड अप्रूवल लगेगा आरबीआई का, राइट। आप सेम सेक्टर के अंदर ही कर सकते हैं। सपोज योगा से रिलेटेड आपका ट्रस्ट है और आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप बाहर एक योगा वाली कंपनी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओके। बाहर की जो सेक्टर है ना वो सेम होना चाहिए, राइट। आप ऐसी ट्रस्ट नहीं हो जो कि बनी ही अभी कुछ टाइम पहले है, आप 3 साल तक एग्जिस्ट करने चाहिए और उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे कि आप बाहर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, राइट। आपके ट्रस्ट डीड्स में प्रोवाइड होना चाहिए, जो ट्रस्ट डीड होगी उसके अंदर प्रोवाइड होना चाहिए कि आप हाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाहर, ठीक है, और अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको आपके ट्रस्टी का। तो बस थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर ही है कि अगर आप एक ट्रस्ट हो और आपको बाहर करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप कैसे कर सकते हैं? अपने को बस पॉइंट्स के अंदर लिखना है, पीरियड अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगेगा, 3 साल से एग्जिस्टेंस में हो सकते हो, अपना सेम सेक्टर के अंदर हमको करना है, ट्रस्ट डीड के अंदर प्रोवाइड हो और ट्रस्टी से क्या ले लेना है? अप्रूवल ले लेना है, राइट। ऐसे ही अपन देखते हैं मैक्सिमम लिमिट, सॉरी, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड और एआईएफ फंड को अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए लिमिट प्रिस्क्राइब कर देंगे आरबीआई कि क्या आप कितने लिमिट तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाहर। इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल लिमिट भी प्रिस्क्राइब कर सकता है सेबी। इंडिविजुअल लिमिट मतलब कि आप इक्विटी के अंदर इतना कर सकते हैं, डेट के अंदर इतना कर सकते हैं, राइट। एडी कैटेगरी की बैंक के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड ट्रीटेड एज ओपीआईज। अब ये लोग जो होंगे ना, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, एआईएफ फंड, अब ये भले ही इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हों लेकिन इसको कंसिडर क्या करा जाएगा? इसको कंसिडर करा जाएगा ओपीआई। चाहे भले ये इस सब के अंदर किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, इसको बोला क्या जाएगा? ओपीआई ही बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि लॉ के अंदर लिख रहा है, राइट। अब डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी भी बाहर इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर सकती है, ठीक है, बाहर इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर सकती है, बाहर की डिपॉजिटरी के अंदर डीमैट अकाउंट खोल सकती है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कि एक फॉरेन की कंट्री है, फॉरेन का इन्वेस्टर है, वो सिक्योरिटीज़ इशू करा रहा है, मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करा रहा है इंडियन डिपॉजिटरी को, और अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को बाहर की करेंसी या बाहर के शेयर्स को हेल्ड करना है, तो वो कैसे हेल्ड करेगी? तो उसको हेल्ड करने के लिए इंडियन डिपॉजिटरी एनएसडीएल, सीडीएसएल अपना भी डीमैट अकाउंट खुला सकती है बाहर की डिपॉजिटरी के साथ में। सो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पास में हो सकता है कि अपने एनएसडीएल का एक डीमैट अकाउंट हो जहाँ पर एनएसडीएल अपनी सारी फॉरेन की होल्डिंग्स को होल्ड करता हो इन डीमैट फॉर्म, राइट। सो इसी तरीके से इंडियन डिपॉजिटरी भी बाहर के इन्वेस्टमेंट्स को हेल्ड कर सकती है, बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, राइट। सो इसके साथ में अपना शेड्यूल 4 कंप्लीट हो गया है। अदर के अंदर अपने 3 चीज़ें पढ़ी, ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स वाली चीज़ें हैं, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी वाली चीज़। उसके बाद में छोटा सा पॉइंट है अपना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी बाय पीआरआई, ठीक है। अब पीआरआई के अंदर सारे जो नए इंक्लूड होंगे, हमारे इंडियन एंटिटी भी, रेजिडेंट इंडिविजुअल भी एंड अदर्स भी। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? अपने आईएफएससी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सारे कंडीशन जो पहले वाले थे ना वो सारे
कंडीशंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर चेंजेस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर चेंज है वो देख लेते हैं। कि अगर आप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर एक PRI इन्वेस्टमेंट कर रहा है IFSC के अंदर, और IFSC के अंदर तो क्या होंगे यार, सर्विस प्रोवाइडर वाली एंटिटीज़ ही होंगी ना। तो सर्विस प्रोवाइडर वाली एंटिटीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 45 डेज़ के अंदर अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, 45 डेज़ के अंदर आपको अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा। अगर आप एक नॉट फाइनेंशियल अगर आप खुद भी एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 45 डेज़ के अंदर अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा। और नॉन फाइनेंशियल बेस कंपनी है तो आप को प्रॉफिट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अंदर क्यों देखो उसके अंदर क्या बोला था, उसके अंदर पहले अपन ने बोला था कि आपके पास 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट्स होने चाहिए। लेकिन कब ये बात थी, जब आप बाहर की किसी कंट्री किसी फॉरेन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप IFSC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेसिकली IFSC है तो इंडिया के अंदर ही ना, है तो इंडिया के अंदर ही, लोकेटेड तो इंडिया के अंदर ही है। तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में प्रॉफिट्स नहीं भी हैं तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, IFSC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली ये कंडीशंस हैं जो कि वहाँ पर कुछ और थी और यहाँ पर कुछ और है। बाकी सारी कंडीशन जो भी हैं वो सेम यहाँ पर यूज़ होंगी, राइट। अदर फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, राइट। बस इसके साथ में अपना ये शेड्यूल 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अपन ने जनरल प्रोविजंस पढ़ लिए, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, छोटा सा रिवीजन करेंगे, ज़्यादा लंबा रिवीजन नहीं करेंगे। ओके, छोटा सा रिवीजन ताकि, क्योंकि देखो ये फेमा और ODI ना, फेमा पूरा चैप्टर ही ऐसा है, एक तो सबसे पहले अपने को उसको क्रिप्स बनाना है, ठीक है, और दूसरा मल्टी टाइम रिवीजन करना है, ताकि ऐसा ना हो कि यार अपन क्या पढ़ते आ रहे थे और अपन कहाँ पर आ गए, पिछले का कुछ याद ही नहीं है। इसलिए बार बार रिवीजन करना विद इन द चैप्टर भी ज़रूरी होता है। और आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 10-12 पन्ने आगे आ गए हो तो एक बार पीछे जाके देख लो सब समझा है या नहीं समझा है, राइट। प्रो टिप, अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर पूरा डेफिनेशंस वगैरह कवर कर ली थी। उसके बाद में अपने नॉन एप्लीकेबिलिटी देख ली थी, फिर हमने जनरल प्रोविजंस पढ़े थे, फिर हमने शेड्यूल्स पढ़ लिए, ODI बाय इंडियन एंटिटी, OPI बाय इंडियन एंटिटी, OI बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल, OI बाय अदर्स, फिर OI इन IFSC बाय PRI, राइट। शेड्यूल 5 सारा क्लियर, सारा शेड्यूल अपन ने पढ़ लिया। अब अपन कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़ेंगे, राइट। अब हम लोग कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़ेंगे। प्राइसिंग, तो देखो हम बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडियन एंटिटी बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो बाहर इन्वेस्टमेंट करिए तो वो इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करेगी। अब इक्विटी शेयर्स का कुछ प्राइस होगा, $10, $100, $50, वॉट एवर डॉलर इट इज़, जो भी प्राइस है वो आर्म्स लेंथ बेसिस के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाहर का प्राइस तो उसका 10 रुपये है लेकिन आप उसको दे कितने रहे हो, 1000 रुपये दे रहे हो। ओके, करेक्टिंग माई सेल्फ कि बाहर का प्राइस $10 है लेकिन आप उसे ले $100 में रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग आउटसाइड इंडिया, इट मस्ट बी ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस, राइट। और जो AD कैटेगरी बैंक के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो भी इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि आप आर्म्स लेंथ बेसिस के ऊपर ही वो चीज़ को परचेज कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ को आप जो परचेज कर रहे हो वो आप आर्म्स लेंथ बेसिस के ऊपर ही कर रहे हो। और एज़ पर रेगुलेशंस आपको जो भी प्राइसिंग है वो एज़ पर रेगुलेशंस ठीक होनी चाहिए, आर्म्स लेंथ बेसिस पे ही होनी चाहिए, राइट। अब ट्रांसफ़र एंड लिक्विडेशन, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है बाहर, आपने जो भी बाहर इन्वेस्टमेंट करा है उसका ट्रांसफ़र या लिक्विडेशन अगर आप कर रहे हैं, बाहर आपने इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, कभी तो वहाँ से पैसा लाओगे ना, तो बाहर से पैसा लाने के लिए आप या तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को या फिर उसका लिक्विडेशन कर सकते हैं, राइट। अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वाले को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मर्जर्स, अमालगमेशन एंड डीमर्जर्स के थ्रू अगर आप उसको लिक्विडेट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो एज़ पर रेगुलेशंस होना चाहिए। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट, अगर आपका डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं, कोई अगर आप फुल डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास में 1000
सपोज करो 1000 शेयर्स थे और आप 1000 शेयर्स ही बेच रहे हो, तो कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पार्ट डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि आपके पास में 1000 शेयर थे लेकिन आप अभी 500 शेयर्स को बेच रहे हैं, तो जो आप 500 शेयर्स को बेच रहे हैं तो आप उसको एटलीस्ट 1 साल तक आपके पास में पहले रहना चाहिए वो 500 शेयर्स, और उसके बाद में ही आप बेच सकते हो। डे टू डे ट्रेडिंग नहीं करनी है बाहर के शेयर्स के अंदर, ठीक है। अपन बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, बाहर ट्रेडिंग नहीं कर रहे कि यार आज डॉलर बढ़ा तो अपन ने शेयर्स ले लिए, कल डॉलर घटा तो अपन ने बेच दिए। तो अपने को स्पेकुलेशन नहीं करना है, राइट, अपने को ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने को लॉन्ग टर्म के अंदर सोचना है। तो अगर आप पार्ट के अंदर बेच रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उसको 1 साल तक तो हेल्ड करके रखना ही रखना है, राइट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन कंट्रावेंशन, मतलब अगर आपने कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था 1000 शेयर्स का, वो इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस OI रूल्स एंड रेगुलेशंस था, तो उसके थ्रू अगर आपको $100 मिले और उसको आपने वापस से री इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसको भी कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट माना जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं उसका ट्रांसफ़र, और वन मोर थिंग दैट कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट ऑफ दिस रूल, तो उसका आप ट्रांसफ़र एंड सेल वगैरह नहीं कर सकते और किसी भी तरीके से उसका रिकवर नहीं कर सकते हो पैसे, राइट। समझा प्राइसिंग, उसके बाद में ट्रांसफ़र एंड लिक्विडेशन। कैसे पता चलेगा समझा कि नहीं समझा? आई होप दैट कोई भी इसको व्यू कर रहा है ना तो कमेंट कर देना, ठीक है। अभी तक कहाँ तक आए हो तब तो कमेंट पक्का से पक्का कर देना। और अगर आपने लिया है मेरा लेक्चर, बाय करा है ना, तो मुझे बताओ कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर। मुझे पर्सनली DM करो या फिर आप रिव्यू दे सकते हो, राइट। रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ लॉस हो गया, राइट, कुछ लॉस हो गया। अब आपके पास में 100 शेयर्स थे, अब उस 100 शेयर्स का वैल्यू कम करके 100 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ थे, $100 थे, अब उसका कुछ वैल्यू डिमिनिशिंग करके अब आपको $80 का हो रहा है 100 शेयर्स। सो अगर आपको लॉस हो रहा है शेयर्स के अंदर, उसका रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है किसी भी तरीके से, अगर डिल्यूजन मोर देन 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट है। सो देखो पहले अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000 था, अब अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 8,000 हो गया। 20% का डिल्यूजन है, अगर 20% से ज़्यादा, सपोज ये 7,800 हो जाता, 20% से ज़्यादा डिल्यूजन हो जाता ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, या फिर 10 मिलियन से ज़्यादा अगर अपना डिल्यूजन हो जाता, तो और मोर, तो CPA, जैसे यहाँ पे CA है ना, जैसे बाहर CPA है, तो बाहर CPA से आपको रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी, ठीक है। बाहर की CPA से आपको रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी, उससे रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। अगर आपका रिस्ट्रक्चर हो रहा है और आपको लॉसेस हो रहा है और आपका डिल्यूशन हो रहा है मोर देन 20% या फिर 10 मिलियन से ज़्यादा का, तो आपको CPA से रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी विदिन 6 मंथ्स, ठीक है। अब रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इन इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, अभी तक तो बोल रहे थे कि PRI इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब बोल रहे हैं कि बाहर कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। आप रियल इस्टेट के अंदर बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, आप बाहर गैम्बलिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, आप बाहर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर डील नहीं कर सकते हो जो कि रुपीज़ से लिंक्ड है, राइट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रुपीज़ का फ्लक्चुएशन दे रही है तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी RBI से। क्यों? क्योंकि RBI का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, रुपीज़ का सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस RBI के ऊपर है, तो इसीलिए, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगी, मतलब आप बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो रियल इस्टेट के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो कि लिंक करता है रुपीज़ के अंदर, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी RBI के अंदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टार्टअप के अंदर, बाहर कोई स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो खुद के पैसे से करो, ठीक है, ओन फंड से करो, खुद के पैसे से करो। ये नहीं यहाँ से डेट ले लिया, यहाँ से लोन्स वगैरह ले रहे हो और उससे उस पैसे से आप बाहर के स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो रिस्की होता है। रिस्की अगर आपको बाहर के स्टार्टअप के ऊपर बिलीव है तो अपना खुद का पैसा लो, बूटस्ट्रैप करो और बाहर पैसे दो, ठीक है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो एंटिटीज़ के अंदर, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स क्या होते हैं? देखो, फाइनेंशियल कमिटमेंट बेसिकली फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट्स, मतलब गारंटीज़ देना, ठीक है। गारंटीज़ दे रहे हैं, सॉरी,
फाइनेंशियल कमिटमेंट्स तो अपन ने पढ़ा था ना, OCI, डेट फंड्स वगैरह। अगर आप कर रहे हैं तो 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी के अंदर नहीं जाना चाहिए। 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, मतलब कि आप एक PRI हैं और आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फिर ये आपकी सब्सिडरी बन गई, और अभी आपकी सब्सिडरी भी कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 लेयर्स के अंदर जाना चाहिए, 1 और 2। इसके बाद में अलाउ नहीं है, ठीक है, इसके बाद में अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? बैंकिंग, NBFC, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इनका तो काम ही यही है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, ठीक है। बैंकिंग कंपनी और NBFC कंपनीज का क्या काम है कि वो लोग सब्सिडरीज वगैरह बनाती रहती हैं ना, तो उसके अंदर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। अब कोई जना इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे ले सकता है? कोई जना इमूवेबल प्रॉपर्टी किस तरीके से ले सकता है आउटसाइड इंडिया? मतलब देखो, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी कि PRI बाहर क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो बाहर इन्वेस्टमेंट अपन ने अभी इक्विटी पढ़ा, डेट पढ़ा, OPI पढ़ा, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू भी तो हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू भी तो आप बाहर की कंट्री के अंदर अपना बंगला ले सकते हो, ठीक है। सो आप कैसे बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे? सो अप्रूवल की नीड नहीं होगी अगर आप एक जॉन हैं, अगर आप फॉरेन स्टेट के ही पर्सन हैं, जॉन हैं आप, और यहाँ पे PRI बन गए हैं, लेकिन आपके पास में ऑलरेडी बाहर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1947 आज़ादी से पहले अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली थी तो उसका अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। लीज़, अगर लेस देन 5 ईयर्स तक की लीज़ आपके पास में बाहर कोई ऐसा है जहाँ पे लीज़ के ऊपर ली गई है जो कि लेस देन 5 ईयर्स की लीज़ है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो और आप कैसे एक्वायर कर सकते हो? आप बीइंग अ PRI किस तरीके से बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो? जो गिफ्ट कर, इनहेरिटेंस कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। PRI से ही एक दूसरा PRI परचेज कर सकता है, ठीक है। लेकिन PROI से आप किस तरीके से ले सकते हो बाहर से इमूवेबल प्रॉपर्टी? सो इनहेरिटेंस कर सकते हो, अपना RFC अकाउंट से पैसे देके, अपने RFC अकाउंट से पैसे देके किसी PROI को बाहर से इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो कि है अपना $2.5 लाख तक का आप बाहर पेमेंट करके इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, अगर आ सके तो उतने पैसे में। जॉइंटली विद रिलेटिव आप एक्वायर कर सकते हो। एंड आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स अप्लाई, अगर आपने बाहर कुछ सेल प्रोसीड्स करी थी, बाहर आपके पास में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसको आपने सेल आउट करा, कुछ डॉलर्स आए, उससे दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ऐसे आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो अपन ने देख लिया कि किस तरीके से आप परचेज कर सकते हो। देखो, PRI के थ्रू तो अगर एक PRI से ही एक PRI परचेज कर रहा है, इंडियन से ही एक इंडियन परचेज कर रहा है, तो वो गिफ्ट, इनहेरिटेंस और परचेज कर सकता है। लेकिन अगर आप एक PRI हैं और PROI से इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, तो आप इनहेरिटेंस के थ्रू, RFC अकाउंट के थ्रू, LRS के थ्रू, जॉइंटली विद रिलेटिव एंड आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स एक्वायर कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, तो फॉर बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री की एक ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, तो क्या वो ब्रांच आउटसाइड इंडिया बाहर की एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है? यस, वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है बिजनेस के लिए और अपने रेजिडेंस ऑफ स्टाफ के लिए, राइट। और ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो। यहाँ से अपना क्या ख़त्म हो गया? अपने रूल्स ख़त्म हो गए, अपने रेगुलेशंस बचे हैं, ठीक है। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल्स ख़त्म हो गए, अपने ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस बचे हैं, राइट। अपन ने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद में हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ी। नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ने के बाद में हमने जनरल प्रोविजंस पढ़े, जनरल प्रोविजंस के बाद में स्पेसिफिक प्रोविजंस पढ़े, उसके बाद में कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़े, प्राइसिंग, ट्रांसफ़र, रिस्ट्रिक्शंस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। अब उसके बाद में हम रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा अपना ये रेगुलेशंस वाला पार्ट बचा है बस, एंड देन ख़त्म अपना पूरा OI का पार्ट, ठीक है। फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय इंडियन एंटिटी बाय मोड्स अदर देन इक्विटी कैपिटल, मतलब इक्विटी कैपिटल के अलावा भी आप कुछ और पैसे किस तरीके से इंडियन एंटिटी एक्वायर कर सकती है। सो सबसे पहले तो
अगर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कर रहे हो और इक्विटी कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, बेसिकली आप ओडीआई नहीं कर रहे हो, आप डेट ले रहे हो या फिर नॉन फंड बेस्ड अरेंजमेंट्स आप कर रहे हो, सो आप कब कर सकते हो ऐसी चीज़, जब आप एलिजिबल हो पहले ओडीआई के लिए। आप ओडीआई के लिए एलिजिबल होने चाहिए और आपने ओडीआई कर भी रखा हो, आप एलिजिबल हो और कर भी रखा हो, और आपने ऐसी एंटिटी के अंदर करा हो जहाँ पे आपको कंट्रोल हो, जहाँ पे आपका कंट्रोल हो, ठीक है। अगर आप ने करा है तभी आप एलिजिबल होंगे या आप अदर मोड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है। फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आपको करने हैं, बाहर करना है, ओडीआई हो सकता है, डेट हो सकता है, नॉन फंड बेस्ड अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप कब कर सकते हो, जब आप ओडीआई के अंदर एलिजिबल हो, आपने कर भी रखा हो और आपने जहाँ करा हो वहाँ पर आपका कंट्रोल हो, ठीक है। आपने जहाँ पे ओडीआई का इन्वेस्टमेंट करा है वहाँ पर आपका कंट्रोल हो, राइट। अब हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं, डेट के थ्रू, बाय वे ऑफ गारंटी, ठीक है। मैं दोनों बता दिए थे आपको। डेट के अंदर अगर आपको डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है बाहर, तो आपका लोन अग्रीमेंट होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो होनी चाहिए ना, वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होनी चाहिए। अब बाय वे ऑफ गारंटी देखो, गारंटी बाय वे ऑफ डेट कर सकते हो, बाय वे ऑफ गारंटी कर सकते हो, बाय वे ऑफ चार्ज कर सकते हो, बाय वे ऑफ डिफर्ड पेमेंट के अंदर कर सकते हो। फिर ये बताया गया है कुछ मोड ऑफ पेमेंट, ऑब्लिगेशंस एंड रिपोर्टिंग, एंड वी आर डन। अब हम लोन्स के ऊपर थे, तो लोन्स के ऊपर तो बहुत सिंपल सी पार्ट है, दैट लोन अग्रीमेंट होना चाहिए एंड इंटरेस्ट रेट आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। गारंटी के ऊपर आनी चाहिए, तो गारंटी कौन कौन दे सकता है, देखो बाहर इंडियन कंपनी दे सकती है बाहर गारंटी, ग्रुप कंपनी का प्रमोटर, पर्सनल गारंटी, बैंक गारंटी, कोई सी भी गारंटी आप बाहर दे सकते हैं। लिमिट उसकी क्या होगी, वही सेम 400% जो अपन ने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर पड़ी थी, ठीक है। प्रमोटर्स के ऊपर ये जो लिमिट है ना, वो ग्रुप कंपनी के ऊपर लगेगी। अगर आप एक कंपनी है और बाहर गारंटी दे रहे हैं, तो ग्रुप के ऊपर से ग्रुप का नेटवर्क निकाला जाएगा और उस हिसाब से 400% को डिटरमाइन किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक प्रमोटर हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, तो उसका आपका इंडिविजुअल नेटवर्क देखा जाएगा और उसका 400% लगाया जाएगा एंड उसकी लिमिट आपकी काउंट होगी, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट डेट आपका नेटवर्थ काउंट करते समय, अगर आप एक ग्रुप कंपनी है, तो आपने जो भी इंटर कॉर्पोरेट डेट्स वगैरह लिए थे उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। ओपन एंडेड गारंटी नहीं होनी चाहिए। ओपन एंडेड गारंटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी गारंटी जिसका कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। हम गारंटी दे रहे हैं जीवन भर की, हम गारंटी ले रहे हैं ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, गारंटी का टाइम लिमिट फिक्स होना चाहिए, राइट। कंसिडर एज लैंडिंग, जब आपकी नॉन फंड बेस्ड गारंटीज, आपने क्या बोला था कि इस कंपनी को पैसे दे दो, फॉरेन कंपनी को, अगर इसने आपके पैसे नहीं लौटाए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, ठीक है। ऐसी आपने गारंटी दी थी, ये पैसे नहीं लौटा पाया और अब आपकी ये जो गारंटी है, ये आपकी गारंटी इन्वोक हो गई, तो अब इस गारंटी को ओडीआई, ओसीआई वगैरह नहीं, गारंटी नहीं कहा जाएगा, ओआई नहीं कहा जाएगा, बेसिकली ये अब आपका लैंडिंग हो जाएगा, राइट। अब आप उसके लेंडर बन जाओगे। इंडियन एंटिटी जॉइंटली विद अदर एंटिटी, जॉइंटली इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, आप गारंटी दे सकते हो किसी जने की, ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों जने 50-50 करोड़ रुपीस की गारंटी दे दी, लेकिन दोनों के अकाउंट के अंदर कितना लिखा जाएगा, 100 करोड़ लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जॉइंटली एंड सेवरेबली होगा। अगर ये भी नहीं दे पाया तो क्योंकि उसकी अगर सपोज करो डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो गया और ग्रुप वाला जना भी पेमेंट नहीं कर पाया, तो पेमेंट की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी, पूरी इंडिविजुअल के ऊपर आ जाएगी। तो अपने अकाउंट के अंदर वो 100 करोड़ ही मेंशन करेंगे, अपने अकाउंट के अंदर वो 100 करोड़ ही मेंशन करेंगे, जॉइंटली एंड सेवरेबली होता है इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस गारंटी है, परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब क्या होता है, पहले तो मैंने बोला था कि अगर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर एक जने ने, कंपनी ने पेमेंट नहीं करा, पैसे नहीं दिए, तो मैं आपको पैसे दूंगा,
मैं बीइंग अ ग्रुप कंपनी ओनर, बीइंग अ प्रमोटर, मैं आपको 50-50 करोड़ रुपीज़ की गारंटी देता हूँ, तो हमारे बुक के ऊपर आएगा 100 करोड़ रुपीज़। लेकिन अगर सपोज़ करो पैसे वाली बात नहीं थी यहाँ पे पैसे वाली बात नहीं थी, यहाँ पे बात थी कि ये कंपनी आपका काम कर देगी, परफॉर्मेंस कर देगी, ठीक है। आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो ये बिल्डिंग बना के दे देगी। अगर इस बिल्डिंग ने नहीं बनाया तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सो इन्होंने 50-50 करोड़ रुपीज़ की गारंटी ली इसकी, तो लेकिन इसको कंसिडर क्या किया जाएगा, इसको 25 करोड़ ही कंसिडर किया जाएगा। इसको 50 करोड़ ही कंसिडर किया जाएगा। पहले तो जॉइंटली एंड सेवरली होगा तो उसके हिसाब से 100% लगेगा, लेकिन क्योंकि ये परफॉर्मेंस गारंटी है तो इसके ऊपर 50% हो जाएगा, तो 50 करोड़ ही लगेगा इसके अंदर, ठीक है। आई होप समझ में आया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू। सो अगर परफॉर्मेंस गारंटी है तो 50% ओनली एन इंडियन एंटिटी जॉइंटली एंड इंडिविजुअली ही कंसिडर करा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत मिसलीनियस प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं क्योंकि, लेकिन इसको थोड़ा सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा डीप में इसको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बाय वे ऑफ चार्ज, सो आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो बैंक एंड डिबेंचर ट्रस्टी के ऊपर भी, मॉर्टगेज चार्ज, प्लेज, असेट ऑफ इंडियन कंपनी एंड ग्रुप कंपनी एंड इंडिविजुअल इंडियन कंपनी के ऊपर भी आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, एंड असेट ऑफ फॉरेन कंपनी के ऊपर भी आप प्लेज क्रिएट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट जो भी वैल्यू ऑफ प्लेज, चार्ज और अमाउंट जो भी आप दे रहे हैं वो लिमिट के अंदर होना चाहिए। लिमिट क्या है, 400% ऑफ द नेटवर्थ है। बाय वे ऑफ डिफर्ड पेमेंट, बाय वे ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप बाहर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बता देती हूँ, PRI है, उसको बाहर इन्वेस्टमेंट करना है 100 करोड़ का, लेकिन उसने क्या बोला कि पार्ट तो मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ 50 करोड़, पर पार्ट मैं बाद में पेमेंट करूँगा, डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। ये मैं डिफर्ड पेमेंट करूँगा, बाद में पेमेंट करूँगा इसका। सम नाउ सम लेटर ऑन, ये जो होता है ये आर्म्स लेंथ बेसिस के ऊपर होना चाहिए, और ये नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट्स के ऊपर होता है बेसिकली, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट का होता है मोस्टली नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट्स के अंदर। नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट्स मतलब जहाँ पे पैसे नहीं जा रहे, गारंटीज वगैरह जा रही हैं बेसिकली, राइट। मोड ऑफ पेमेंट, रेमिटेंसेस के थ्रू, अकाउंट्स हेल्ड इन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, स्वैप सिक्योरिटी करके, ADR, GDR एंड ECB के अंदर से आप क्या पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं PRI के ऊपर, देखो अगर आप एक PRI हो, आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस रखती हैं। वो ऑब्लिगेशंस क्या है कि 6 महीने के अंदर आफ्टर द इन्वेस्टमेंट आपको शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा AD बैंक को, आपको UIN जनरेट करना पड़ेगा AD बैंक के साथ में, RBI के साथ में मिलके। UIN बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर एक कंपनी का, जैसे गूगल है तो उसका एक अलग नंबर होगा, याहू है तो उसका अलग नंबर होगा, और हर एक बाहर की कंट्री की कंपनी के लिए एक अदर UIN जनरेट होता है, ठीक है। ODI शेल डिपार्टिएट बैंक विद इन 90 डेज, ओके। अगर आप अपने बाहर के शेयर्स को बेच रहे हैं तो उसका जो पैसा आ रहा है वो 90 डेज़ के अंदर रिपार्टिएट हो जाना चाहिए अपने बैंक के अंदर, इंडिया के बैंक के अंदर। अगर आप बाहर कुछ अर्नेस्ट मनी दे रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि आप ऐसे एक्वायर कर सकते हैं टेंडर्स वगैरह के थ्रू भी, तो टेंडर्स वगैरह के अंदर अर्नेस्ट मनी का कंसेप्ट होता है। आपको पहले कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो वहाँ पे आप इस तरीके से भी पैसे दे सकते हो, जमा करा सकते हो। ओपन एंडेड, अगर कोई ओपन एंडेड चीज़ है, ओपन एंडेड मतलब खुला हुआ है, उसका एंड खुला हुआ है, टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, तो उसको कन्वर्ट कर दो क्लोज एंडेड के अंदर, उसको क्लोज कर दो, उसका टाइम लिमिट फिक्स कर दो विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर उसका टाइम लिमिट फिक्स कर दोगे तो चलेगा, नहीं तो फिर आप ओपन एंडेड के अंदर तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये कुछ ऑब्लिगेशंस हैं PRI के ऊपर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बाहर, आपको AD कैटेगरी बैंक को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 6 मंथ्स के अंदर, UIN जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने पैसे का कुछ पेमेंट कर दिया है, अगर आपने कुछ सेल कर दिए हैं, तो उसका जो अमाउंट आपके पास में आया है उसको रिपार्टिएट कर देना पड़ेगा बैंक को 90 डेज़ के अंदर। अर्नेस्ट मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हो आगे, ओपन एंडेड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा क्लोज एंडेड के अंदर। अब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर OI, अगर आप
इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपके ऊपर कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती हैं। कौन कौन सी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि आप जब भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स कर रहे हो तो आपको एडी कैटेगरी बैंक को विद इन सर्टेन टाइम लिमिट बताना पड़ता है कि हाँ हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट करा है। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग करते हो तो विद इन 30 डेज आपको बताना पड़ता है दैट हाँ हमने एक डिसइन्वेस्टमेंट करा है या हमने हमारे जो इन्वेस्टमेंट है बाहर उसका रीस्ट्रक्चरिंग करा है। किसको बताना पड़ता है? एडी कैटेगरी बैंक को बताना पड़ता है। ठीक है, अगर पीआरआई है और उसने ओपीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र वगैरह सेल वगैरह करा है तो 60 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयरली आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफ़र हैज़ बीन मेड। सो अगर आप ओपीआई कर रहे हैं, ओपीआई कर लिया तो 6 महीने के बाद में 60 डेज़ के अंदर अंदर सपोज़ यहाँ पे जितने भी आपने ट्रांसफ़र डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करे थे ओपीआई के अंदर, तो 6 महीने कंप्लीट होने के साथ 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आपने ये 6 मंथ्स के अंदर जो कुछ भी करा है वो 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है ओपीआई के केस के अंदर। ठीक है, तो बस ये टाइम लिमिट है कि अगर आपने ओडीआई करा है तो तब तक बता दो, इसके अंदर ट्रांसफ़र वगैरह ओपीआई करा है तो इस टाइम के अंदर बता दो। ठीक है, बस टाइम लिमिट दे रखी है। अगर किसी ईसॉप अगर कंपनी दे रही है तो एक इंडिविजुअल के ऊपर ना लाके उन्होंने क्या बोला है कि कंपनी के ऊपर वो लोग बैंक को इन्फॉर्म करने का जो जिम्मा है वो कंपनी को दे दिया गया है इन केस ऑफ ईसॉप। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट के अंदर इक्विटी शेयर्स किसके पास में आ रहे हैं? इंडिविजुअल के पास में आ रहे हैं, राइट। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का जो ऑब्लिगेशन है वो इंडिविजुअल के ऊपर पड़ता है, लेकिन हर एक इतने सारे इंडिविजुअल के पास में ईसॉप मिलेगा तो इससे बेटर है कि कंपनी ही बता दे कि देखो मैंने ये सारे ईसॉप्स करे हैं, राइट। सो कंपनी ही बता देगी कि हमने ये सारे ईसॉप करे हैं तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी। ठीक है, अगर एक पीआरआई इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर, एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो उसको एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी इन 31 दिसंबर तक उसको एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि मेरे इन्वेस्टमेंट जो बाहर हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसका रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपका 10% से कम इक्विटी शेयर है विदाउट कंट्रोल, मतलब बेसिकली आप ओपीआई कर रहे हो और ओपीआई के अंदर भी आपका इक्विटी शेयर्स है जो कि लेस देन 10% है और विदाउट कंट्रोल। जैसे सपोज करो आपने और मैंने बाहर के मतलब अमेज़ॉन के 5 रुपए के या 5 रुपए के तो क्या आएंगे 500 रुपए के शेयर्स परचेज कर लिए और 500 रुपये 0.000 समथिंग परसेंटेज भी नहीं है तो हमको कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी पड़ती है, राइट। लेकिन अगर हम एक बड़े इन्वेस्टर बन जाएं, 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा हमने बाहर, ऐसे केस में हमको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ईडी कैटेगरी बैंक को ये ऑब्लिगेशन दिया गया है। ठीक है, अगर कोई डिले हुआ इस रिपोर्टिंग के अंदर तो आपको आप तभी भी सबमिट कर सकते हो विद द पेमेंट ऑफ लेट फीस। लेकिन आप कब तक सबमिट कर सकते हो? मैक्सिमम 3 ईयर्स तक आप सबमिट कर सकते हो फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग। ठीक है, लेट फीस देकर आप ये सारी रिपोर्ट्स को सबमिट कर सकते हो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट डेट। ठीक है, लास्ट डेट के 3 साल के अंदर अंदर भी आप सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो। उसको आप साथ में आपको एक लीड भी देनी पड़ेगी। इसके साथ अपना ओडीआई ख़त्म हो गया। आई होप दैट आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा डेफिनेशंस के बाद में अपन ने पढ़ा नॉन एप्लीकेबिलिटी के बाद में हमने पढ़ा जनरल प्रोविजंस, स्पेसिफिक प्रोविजंस के अंदर हमने शेड्यूल्स पढ़े और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स पढ़े रिलेटेड टू प्राइस, इमोरल प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा। एंड उसके बाद में हमने रेगुलेशंस पढ़ा। रेगुलेशंस के अंदर हमने बेसिकली देख लेते हैं एक बार रेगुलेशंस के अंदर हमने अदर देन ओसीआई को पढ़ा। अदर देन ओसीआई के अंदर हमने डेट पढ़ा, गारंटी पढ़ा, चार्ज पढ़ा, डिफर्ड पेमेंट पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने मोड्स ऑफ पेमेंट, ऑब्लिगेशन ऑन पीआरआई एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पढ़ा। एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ डिले हो जाता है तो वो वाली चीज़ भी हमने कंप्लीट करी। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का रूल्स एज वेल एज रेगुलेशंस। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक बार आपका जो वो है ना आईसीआई का
उस पर देख लेते हैं कि हमने सब कुछ कवर करा है या नहीं करा, ताकि क्या है एक बार मन में शांति हो जाएगी तुम लोगों की कि हाँ हमने ये चीज़ कवर कर ली, ये चीज़ कवर कर ली, राइट। देखो यहाँ से इन्वेस्टमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का चैप्टर, मतलब चैप्टर क्या, अपने ये जो May 23 है ना, May 23 के अमेंडमेंट की शीट है ICI वाली, ठीक है, सॉरी, उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं या नहीं करी हैं विद द हेल्प ऑफ आवर चार्ट्स। शॉर्ट टाइटल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशंस के अंदर देखो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर ODI आता है, OPI आता है, राइट। पता है अपन जो चार्ट बनाया था उसके अंदर कवर था फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एंड OPIs। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अंदर क्या आता है वो अपन फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन के अंदर पढ़ेंगे। इंडियन एंटिटी पढ़ लिया था अपन ने, ये चारों होती है इंडियन एंटिटी। IFSC पता है हमने को क्या होता है IFSC, बाकी सारी फालतू की डेफिनेशंस हैं। अब देखो ODI के अंदर अपने क्या बताया, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स कितना 10% और मोर, 10% ऑफ मोर और कंट्रोल, ठीक है, अगर 10% से लेस देन है तो कंट्रोल आएगा तो भी वो ODI कहलाएगा, राइट। फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अदर देन बट डज नॉट इंक्लूड दिस पूरी चीज़ें अपन ने चार्ट फॉर्म के अंदर कवर करी थी, राइट। उसके बाद में नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर IFSC RFC कोड एंड एम्प्लॉयमेंट वाला 3 years वाला फिक्स पीरियड वाला चीज़ें सारी कवर करी थी हमने चार्ट के थ्रू ही। उसके बाद में ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, एक बार रीड आउट कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। फिर बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ही अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कुछ जनरल प्रोविजंस, जनरल रूल्स हैं जो अपन ने पढ़ लिए थे हमारे चार्ट के अंदर ही, राइट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाला क्लॉज भी हमने पढ़ लिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाला क्लॉज, राइट। उसके बाद में मैनर भी अपन ने पढ़ लिया था कि किस किस तरीके से अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइसिंग गाइडलाइंस हमने पढ़ ली थी, इसका भी एक छोटा चार्ट बना लिया था। ट्रांसफ़र और लिक्विडेशन के भी अपन ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस तरीके से लिक्विडेशन हो सकता है, राइट। रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ लिया था, बता दिया था 6 months के अंदर CPA का कब लगेगा। रिस्ट्रिक्शंस बता दिया था कि रियल एस्टेट के अंदर नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, गैम्बलिंग के अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टअप के अंदर ओन फंड्स के अंदर ही कर सकते हैं अपन इन्वेस्टमेंट। रिक्वायरमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर कर सकते हैं, इसका भी हमने अच्छे से चार्ट बना के पूरा सीख लिया था कि बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, RFC अकाउंट, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। फिर शेड्यूल, अब यहाँ पे बाद में आया है शेड्यूल, पहले इन्होंने क्या किया, पहले डेफिनेशंस कवर कराई, उसके बाद में इन्होंने जनरल प्रोविजंस लिख दिए, उसके बाद में जो एडिशनल चीज़ें थी ना जो अपन ने बाद में पढ़ा वो डाल दिया है, इसके बाद में इन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजंस लिखे हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 हमने कवर करा। मैनर भी हमने सब कुछ कवर करा था, और वो 400% वाला लिमिट भी कवर करा था, लिमिट 400%, ठीक है, 400% ऑफ व्हाट, नेटवर्थ। शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 बाय वे ऑफ गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस, ESOP पढ़ा था हमने। फिर शेड्यूल 4 सब चीज़ें कवर करी हैं, डू नॉट वरी। शेड्यूल 5 IFSC वाली बात, ठीक है, एक बार रीड आउट करोगे तो दिमाग में आएगा कि हाँ रीड आउट करा था हमने, ठीक है। फिर ये रेगुलेशंस, अभी तक रूल्स कंप्लीट हो गए, सारी चीज़ें आ गई ना समझ में कि कैसे कैसे इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने बाद में शेड्यूल को डाला है, हमने पहले शेड्यूल पढ़ लिया था, राइट। अब रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस के अंदर अदर देन मोड, अदर मोड के अंदर डेट, गारंटी, ओपन एंडेड वगैरह, प्लेज, चार्ज, मोड ऑफ पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट, राइट। उसके बाद में हमने पढ़ लिया है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंदर दे रखा है कि हाँ 30 days के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल कमिटमेंट कब तक बताना है, ठीक है। इसका चाहो टाइम मिल जाए तो एक टेबल बना सकते हो, राइट। मेरे को मिलेगा तो मैं बना दूंगी एंड अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी ट्रैप लॉजिक्स, ठीक है।
ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफाइड मिल सके। बहुत सारी चीज़ें मैं लाने वाली हूँ इकोनॉमिक लॉस से रिलेटेड, ठीक है। और डिले इन रिपोर्टिंग हो जाता है तो अपन 3 years तक दे सकते हैं, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव completed our amendment part of OI, ठीक है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को हमने कवर अप करा है। यहाँ पे आपका 6D भी हो गया है एंड पेपर नंबर 4 का भी अच्छे से कवर अप कर दिया गया है। चार्ट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ज़रूर से बताना कि लेक्चर कैसा लगा। जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करी है, पूरी चीज़ कवर करी है। आपको बाद में इंस्टीट्यूट के मटीरियल से ही बता दिया है कि सारी चीज़ें कवर करी गई हैं या नहीं करी गई हैं, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, मैं हमेशा होमवर्क देती हूँ, ओके। आपका होमवर्क क्या है कि जो अमेंडमेंट शीट है ना, इसको रीड कर लेना और एक बार चार्ट को भी रीड आउट कर लेना, राइट। चार्ट कहाँ से मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। आई होप समझ में आया हो। समझ में आया है तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे एक कमेंट बनता है, राइट। 2 मिनट 2 सेकंड कितना, 1 मिनट भी नहीं लगता। एक कमेंट ज़रूर से करना। समझा नहीं समझा, कोई और क्वेरी हो तो ज़रूर बताना। प्लस वन मोर थिंग दैट हमारा जो पूरा इकोनॉमिक लॉस का बैच है वो आपको 499 के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर हमने सारे चैप्टर्स विद अमेंडमेंट्स, केस स्टडीज़, केस लॉस, जो कुछ भी आपको एक लॉस के लिए चाहिए A to Z कवर करा है। और साथ में हम 2 मॉक टेस्ट भी लेने वाले हैं। उसका सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो हमारी। मैं लिंक दे दूँगी नीचे एंड आई बटन में पिन भी कर दूँगी उसको, ठीक है। आई होप दैट इससे आपका पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 60 का क्वेरी कंप्लीट हो गया हो। एंड सेकंड अमेंडमेंट वीडियो भी जल्द ही आएगा और रिलेटेड टू अदर अमेंडमेंट्स इन पेपर नंबर 60। सी यू गाइस लेटर ऑन। ऑल द बेस्ट।